बच्चों आप सभी ने फर्स्ट वीडियो सेशन में हेनरीज लॉ को पढ़ा था और हेनरीज लॉ के कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए क्या देसी कॉन्सेप्ट यूज हुआ था? कोका कोला, यानी कोका कोला के कॉन्सेप्ट को सीखो, उसको एनालिसिस करो और लिख दो, वही क्या है? हेनरीज लॉ है। और वीडियो सेकंड में आप सभी ने क्या सीखा था? बोलो, रॉल्ड्स लॉ। और रॉल्ड्स लॉ को सीखने के लिए देसी कॉन्सेप्ट बोलो, प्रेशर कुकर यूज किया गया था। अब इन प्रेशर कुकर के कंडीशन को समझो, उसके बारे में एनालिसिस करो और राइट डाउन करो, वही क्या है? रॉल्ड्स लॉ है। और आज के वीडियो सेशन में आप सभी सीखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या है? देखो, कोलिगेटिव लैटिन रूट है, इसका मतलब को समझना। ये कौन सा वर्ड है बेटा? ये लैटिन वर्ड है। अब देखो इसमें दो वर्ड से बना, को का मतलब होता है टुगेदर, हम साथ साथ हैं, और ये लिग्रे से बना है, और लिग्रे का मतलब होता है टू लिंक, और टू लिंक का मतलब एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड रहना, लिंक अप रहना, बाइंडिंग अप करना। यानी इन दोनों को मिला लो तो क्या मिलेगा? बाइंडिंग टुगेदर। ये बात समझ में आ गई। अब इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आपके पास आता हूं। अब इस क्लास में सारे 12th के बच्चे बैठे हैं, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, सारे 12th के बच्चे बैठे हैं। क्या इस बात पे डिपेंड करता है क्या कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई कहां से आया है, इसे कोई फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है। हाँ, ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि ये सारे बच्चे क्लास 12th के हैं, यानी सारे बच्चे, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे हैं? 12th के हैं। उनके नेचर पे, साइज पे डिपेंड नहीं करता है। सेम होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यानी सारे बच्चे, कॉन्सेप्ट को समझना, सारे बच्चे एक साथ बैठे, बाइंडिंग टुगेदर हैं, क्लास 12th के बच्चे हैं, उनके नेचर पे डिपेंड नहीं करता। सेम होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? आर दोज प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। सिर्फ और सिर्फ ओनली सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड करता है। यानी आप 12th के स्टूडेंट हैं तो 12th है, कितने स्टूडेंट है? दिस इज इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कैसे हैं, आपके नेचर क्या है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? दिस इज कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आ गई बात समझ में? इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है? वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ओनली एंड ओनली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो सॉलिड पार्टिकल कैसे नेचर का होना चाहिए, वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल? बोलो, इंपॉर्टेंट है, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है? तो मैं आपको फर्स्ट नहीं सेकंड वीडियो सेशन में आपको मैंने बता रखा है, फिर भी सुन लो। नॉन वोलेटाइल का मतलब है जहां पे स्टीम फॉर्मेशन क्या होता है? कम होता है। वोलेटाइल का मतलब जहां बहुत ज्यादा स्टीम फॉर्मेशन होता है। आगे बात समझ में? नॉन वोलेटाइल नेचर होना चाहिए। अभी आपको बहुत काम आने वाला है, किसमें? डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हम लोग 4 टाइप्स की जनरली यहां पे बात करेंगे। क्लियर है? फर्स्ट जो हम बात करेंगे वो कौन सा है? देखो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको हमने RLVP का नाम दिया है, जो सेकेंड वीडियो सेशन में मैंने आपको प्रूफ कर दिया हुआ है। याद करो उसके कॉन्सेप्ट को। आज हम जो बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे पाई से। ठीक है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीवी, यहां पे क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ। अब इसके कॉन्सेप्ट को समझ। RLVP, एक वेपर प्रेशर क्या है? ज्यादा बन रहा है, दूसरा वेपर प्रेशर क्या है? कम बन रहा है। तो जो ये डिफरेंस है उसी को हम लोग क्या बोलते थे? RLVP। रिलेटिव, दोनों में रिलेटिव है, हम क्या करें? कंपेयर कर रहे हैं, तो इसको बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मोर डिटेल वीडियो सेशन सेकंड को आप देख लो। आज देखो ऑस्मोटिक प्रेशर है, अभी हम लोग पूरी डिटेल 1 बाय 1 समझेंगे। यहां पे एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब समझते हो? उछल कूद। बात समझ में आ रही है? जैसे आपको नीट में सिलेक्शन हो गया या बोर्ड में आपने 99 स्कोर कर लिया, तो आप क्या करते हो? उछल कूद मचाने लगते हो, यानी कैसे? एलिवेट करने लगते हो। डिप्रेशन, मान लो कोई छोड़कर, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कोई चीज आपसे चला गया, वो चीज, कोई चीज का लॉस हो जाता है तो आप कैसे हो जाते? डिप्रेस हो जाते हो। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी कॉन्सेप्ट आपके डेली लाइफ से लेंगे,
ताकि आपको ये चारों पॉइंट क्लियर हो सके। और ये चारों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए और एंट्रेंस एग्जाम के लिए। एक क्वेश्चन तो यहां बनेगा आरएलवीपी से या ऑस्मोटिक प्रेशर से, और थ्योरी यहां से बनेगा बेटा। चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं आरएलवीपी। बताओ आपने आरएलवीपी क्या पढ़ा था, डेफिनेशन बोलो, याद है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वर्ड पे ध्यान दो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, देखो ये हेडिंग है, इसी में हमने डेफिनेशन बना दिया। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन, यही आपने पढ़ा था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्यूट को हमने क्या रिप्रेजेंट किया था? X2 इन द सॉल्यूशन। ये बात समझ में आ रही है? अब मुझे फॉर्मूला बताओ, क्या पढ़कर आए थे, याद है? P0 माइनस PS डिवाइड बाई P0 इक्वल टू X2। आज बारी है उसका पोस्टमार्टम की, यानी नीट जेई मेंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस की शॉर्टकट करने की और बोर्ड एग्जाम के लिए भी क्वेश्चंस करने की। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो क्या पढ़े थे हम लोग, एक बार याद करो। P0 माइनस PS डिवाइड बाई P0 इक्वल टू X2। अब ये सॉल्यूट होता है तो मोल फ्रैक्शन आप जानते हो क्या होता है, सारे लोग जानते हो। मोल किसका? सॉल्यूट का, डिवाइड बाई सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, जो आपको साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा जा रहा है प्यारे बच्चों। क्लियर हुआ? और ये फॉर्मूला लगाना कब है? पहला इंपॉर्टेंट। अब हम शुरू करते हैं यहां से आपकी इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है? ये बात देखो, फर्स्ट इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला आप जब लगाओगे, जब क्या है, सॉल्यूशन क्या है, डू नॉट डाइल्यूट, यानी कैसा है, कॉन्सेंट्रेट है, ग्रेटर देन 5%, ठीक है? इफ द सॉल्यूशन इज नॉट डाइल्यूट, ऐसा वर्ड यूज करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी दूसरे वर्ड में आप क्या लिख सकते हो, अगर वो डाइल्यूट नहीं है, इसका मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेट है। यानी इफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन 5% है। ये बात पे ध्यान दीजिएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि ये 5% से ज्यादा है, अब सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं है? तो ये आपको लेके जाएगा इक्विलिब्रियम चैप्टर क्लास 11th में, जब जेई एडवांस का क्वेश्चंस बनेगा। बाकी नॉर्मल जब क्वेश्चंस रहेगा तो आप समझ जाना डाइल्यूट नहीं है, यानी कॉन्सेंट्रेट का केस है, तो ये फॉर्मूला लगाना। अभी थोड़ी देर वेट करो, ये था बोर्ड एग्जाम। ये बात समझ में आ रही है? अब चलो हम बात करते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट की। सेकेंड वर्ड यू यूज करेगा, बोलेगा इफ द सॉल्यूशन इज क्या है, वेरी डाइल्यूट, ऐसा वर्ड यूज करेगा। अगर वो डाइल्यूट है तो सिंपल आपको यूज कर लेना है फॉर्मूला P0 माइनस PS डिवाइड बाई P0 इक्वल टू N2 बाई N1। अब आप मोल तो जानते ही हो, निकालने यहां से आप निकाल सकते हो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट बोल दो, ये बात क्लियर है, यहां से आप निकाल सकते हो। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट आता है जब सॉल्यूशन डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट दोनों हो। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। जब थर्ड कंडीशन आता है, इफ द सॉल्यूशन डाइल्यूट एज वेल एज कॉन्सेंट्रेट, तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड है, ध्यान समझिएगा। ये कॉन्सेंट्रेट और डाइल्यूट दोनों है। ये क्या है, जब वेरी डाइल्यूट हो, ये क्या है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट है। यानी इसका बोलेगे तो कॉन्सेंट्रेशन अप टू, ऐसा आप निकालोगे इक्विलिब्रियम चैप्टर में, कॉन्सेंट्रेशन अप टू कितना आएगा, 5% आएगा। ये बात पे आप ध्यान दे दीजिएगा। क्लियर हुआ? बोलो। अब इसके लिए आपको यूज करना है फॉर्मूला P0 माइनस PS डिवाइड बाई PS इक्वल टू N2 बाई N1। इसको हम आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको बारे में बात करते हैं। देखो आपने क्या पढ़ा, जब क्या हो, कॉन्सेंट्रेट और डाइल्यूट दोनों हो, क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा, P0 माइनस PS डिवाइड बाई PS इक्वल टू N2 बाई N1।
अब देखो इसको हम एंट्रेंस एग्जाम लेवल जा रहे हैं, जब इसको यानी सॉल्यूशन वाली चैप्टर को फर्स्ट वाली चैप्टर यानी सम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कोरिलेट करेगा। अब मोल्स क्या होता है, आपने क्या पढ़ा है, ये किसका है, मोल ऑफ सॉल्यूट है। अब बताओ ये क्या है, मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या होता है वेट, वेट किसका, बोलो सॉल्वेंट का, डिवाइड बाय क्या होता है मोलर मास, यानी हम यहां पे क्या करें ऊपर कर लेते हैं मोलर मास ऑफ क्या हुआ सॉल्वेंट। यहां तक कोई किसी को दिक्कत नहीं, सिंपल हमने क्या यूज किया, मोल क्या होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको कुछ देखने को मिला। अगर आप ध्यान से देखो ये वाली टर्म, ये वाला टर्म, ये देखो व्हाइट कलर वाले में आपको क्या देखने को मिल रहा है, जल्दी बताओ। यानी सॉल्यूट का वेट है और ये क्या है बोलो, यानी मोलालिटी, क्या देखने को मिल रहा है मोलालिटी, यानी सिंपल और आसान भाषा में पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी एस इक्वल टू यहां पे क्या मिला मोलालिटी, यानी ये व्हाइट कलर पे ध्यान देना, क्या मिला मोलालिटी। अब यहां क्या बचा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय 1000। ये बात आप अपने दिमाग में फिट कर लेना, सारे क्वेश्चंस मेडिकल और इंजीनियरिंग में आए हुए सॉल्व हो जाएगा। यानी आपने क्या देखा मोलालिटी, मोलालिटी क्या मोल बाय क्या किसमें, मास किसमें लेते थे केजी में, मास किसमें लेते थे केजी में, ये बात समझ में आ रही है। तो मोलालिटी, तो मोलालिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय 1000, ये दिमाग में आपको फिट करना है। अगर मैं अभी आपको ये चीज बताने जा रहा हूं, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए, मैं ऐसा वर्ड यूज कर रहा हूं, तो आप इसी फॉर्मूले को यूज करें, क्योंकि ये क्या होता है इजीली आपको क्या आता है अप्लाई हो जाता है और कॉन्सेप्ट इसका बहुत आसान है, इजीली कॉन्सेप्ट होता है, इजीली अप्लाई हो जाता है। ऐसा बोलो कुछ नहीं समझ में आए, ये बात को अपने हिंदी में नोट कर लेना, ये फॉर्मूला लगाना है। यानी अगर मान लो मोलालिटी नहीं दिया तो N2/N1, अगर मोलालिटी दिया हुआ है तो डायरेक्ट इसको यूज कर देना। आपको क्वेश्चंस में गिवन रहेगा मोलालिटी रखो, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट रखो, पी नॉट माइनस पी एस में से कोई ना कोई एक दिया रहेगा, उसको निकालना रहेगा, या तो मोलालिटी आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला सब भूल जाओ, ये फॉर्मूला जरूर याद रखो, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी एस इक्वल टू मोलालिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई 1000। अब ये कहां से आया मैंने आपको बता दिया, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट था आरएलवीपी की। अब दूसरी कॉन्सेप्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए मैं आपको 3 से 4 टर्म बताता हूं जो आपके घरों में यूज होता है। ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ, यूवी, टीडीएस, और उसमें फ्री में आपको मिलेगा एसपीएम। आपके घरों में फिल्टर है, आपके घरों में फिल्टर यूज होता है और फिल्टर पे साफ साफ लिखा रहता है आरओ, यूवी, टीडीएस। बात समझ में आ रही, वो क्या है, यही सब चीज है। तो आरओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, और एक वर्ड है ऑस्मोसिस, एसपीएम, टीडीएस, यूवी। अगर ये सब चीज समझ जाओगे तो आप क्या समझ जाओगे, ऑस्मोटिक प्रेशर को समझ जाओगे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए हम क्या आंसर टर्म यूज करेंगे, सबसे पहले समझेंगे ऑस्मोसिस को, फिर समझेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस को, एसपीएम, यूवी, टीडीएस। बहुत ध्यान से समझना ऑस्मोसिस क्या होता है। अब इस कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपको एक देसी एग्जांपल देता हूं। चना फुलाते हैं, पूरा केमिस्ट्री आपके किचन में खत्म होगी। बात समझ में आ रही है, सबसे बड़ा केमिस्ट्री आपके घर के किचन है, वहां से सीखने को कोशिश करो, एनालिसिस करो, वही बुक में लिखा है। बात समझ में आ रही है। चलो चने को बनाते हैं हम लोग, ध्यान समझना यहां पे। अब चने को कैसे फुलाते हो, आप एक बॉल लेते हो और बॉल में क्या डालते हो, पानी, और पानी में क्या रख देते हो, ऐसा कुछ चना। ये चने को समझना है, भावनाओं को समझना है, ये चना है, ठीक है। अब इस चने को आपने कहां रखा हुआ है, वाटर के अंदर यहां पे डाल दिया हुआ है, ये वाटर है, यानी ये है H2O, ये है वाटर। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसमें यहां पे क्या होता है, ये क्या है, स्किन है, इसको क्या बोलते हो प्यारे बच्चों, स्किन, यानी आउटर लेयर, स्किन,
स्किन समझते हो ना, ऊपर वाला लेयर चना को। अब जब पानी में डालते हो तो ये स्वेलिंग हो जाता है, यानी ये स्किन क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है। स्वेलिंग का मतलब क्या होता है, फूल जाता है, क्योंकि आपने क्या लिया है, ड्राई ग्राम लिया हुआ है। ड्राई ग्राम को आपने कहां डाला है, H2O यानी वाटर में आपने यहां पे डाला हुआ है। अब देखोगे ये जो है उसका अंदर का लेयर है, ये है अंदर का लेयर। अब ये वाला एरिया में देखोगे यहां पे क्या हुआ, वाटर पेंट्रेट होता है, यहां पे वाटर पेंट्रेट होता है। इधर देखो वाटर आ रही है, वाटर आ रही, बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझते रहना, ठीक है। अब देखो यहां पे बात करें, स्किन है जो क्या स्वेलिंग हो गया। अब क्या करेगा, स्किन क्या करता है, कचरे को अंदर जाने देता है क्या, नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसको पास करता है, सॉल्वेंट, यानी H2O यहां पे क्या है बेटा, सॉल्वेंट है। यहां पे क्या है, सॉल्वेंट है। अगर पानी में कोई कचरा है क्या चने के अंदर घुसता है, नहीं घुसता है। वर्ड पे ध्यान देना, यही हम केमिस्ट्री की भाषा में पढ़ते हैं एसपीएम। क्या पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, एसपीएम। और एसपीएम का फुल फॉर्म होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये बात समझ में आ गई। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी एसपीएम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अंदर पेंट्रेट करेगा, सॉल्यूट को, पार्टिकल को एंटर नहीं करने देता है। जैसे चने को आप जमीन के अंदर गाड़ देते हो, क्या उसके अंदर कंकड़ घुस जाता है, नहीं घुसता, सिर्फ क्या घुसता है, पानी, यानी सॉल्वेंट को पास करेगा, सॉल्यूट को पास नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चना क्यों फूला, चना कैसे फूला, पानी अंदर पेंट्रेट हुआ, इसका मतलब यहां पे क्या है, लेस कॉन्सेंट्रेशन। वर्ड पे ध्यान देना, यहां पे लेस कॉन्सेंट्रेशन और यहां पे क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन, यानी अंदर वाला पार्ट में हायर कॉन्सेंट्रेशन है। यानी दूसरी भाषा में अगर हम बात करें तो यहां पे क्या हुआ, किसमें चेंज हुआ, डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेट में चेंज हुआ। किसमें चेंज हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। डाइल्यूट यानी पानी से किसमें चला गया, सूखा चना में, यानी डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेट। दूसरे भाषा में लेस कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। किसमें, किसके थ्रू, एसपीएम के थ्रू, यानी स्किन के थ्रू। ये बात समझ में आ रही है। चने को आपने पानी में रखा था, चना फूल गया, चना फूल गया, तो ये क्या है, बोलो बोलो बोलो, ऑस्मोसिस। क्या है बेटा, ऑस्मोसिस। अब बारी है डेफिनेशन की। ऑस्मोसिस क्या होता है, नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, कहां, डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेट। ये देसी भाषा में इंपॉर्टेंट हुआ आपके लिए। चना फुला लोगे, वही है ऑस्मोसिस। यानी ऑस्मोसिस है क्या, तो नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, कहां, डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेशन। अब इसी को केमिस्ट्री की भाषा में लिखना है तो क्या लिखोगे, अब केमिस्ट्री में थोड़ा लपेट दोगे। कैसे लपेटोगे, नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, कहां से, लेस कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू एसपीएम इज नोन एज ऑस्मोसिस। समझ में आया, तो बहुत आसान था ऑस्मोसिस, एसपीएम आपने समझा। अब बात करते हैं आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। अब रिवर्स ऑस्मोसिस समझने के लिए फिर आपके घरों में चलता हूं। अब आप क्या करो, देसी भाषा में, चना है ना, चना को नमक डाल दो, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, चना का जो स्किन है, जो पहले स्वेल हो चुका था, वो क्या होगा, मुरझा जाएगा, सिकुड़ जाएगा, तो पानी क्या हुआ, बाहर निकल गया। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, आरओ का, रिवर्स ऑस्मोसिस। दूसरा एग्जांपल देता हूं, आपके घरों में आपके मम्मी लोग क्या करते हैं, करेला को काटते हैं, करेला को काटने के बाद नमक डाल के छोड़ देते हैं, सारी कड़वाहट क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। पहले उसके अंदर क्या था, वाटर था, कड़वा वाटर, वो क्या हुआ, बाहर निकल गया। वो किसका कॉन्सेप्ट बना, रिवर्स ऑस्मोसिस का। अब समझ में आ गया, आरओ समझ में आया, बोलो, ऑस्मोसिस समझ में आया, एसपीएम समझ में आया। अब हम बात करते हैं यूवी। यूवी का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट। ये आपके पानी फिल्टर में क्या करता है, वायरस को रिमूव करने का काम करता है। अल्ट्रावायलेट ये क्या करता है, ये सिस्टम होता है जो पानी में जितने भी क्या होते हैं, वायरस होते हैं, फंगी है, जो भी है, बैक्टीरिया है, उसको क्या किल करने का काम करता है। नेक्स्ट है टोटल डिसॉल्व सॉलिड, इसको बोला जाता है टोटल डिसॉल्व सॉलिड, इसको बोला जाता है टोटल डिसॉल्व सॉलिड। यानी कितने मिनरल, कितने सॉलिड,
कितने मिनरल्स आपके पानी में अवेलेबल है, कितने कंटेंट्स है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, जो बोर की पानी होती जो गांवों में मिलता है, आपके घरों में भी अगर बोर होगा तो टीडीएस कितना होता है, लगभग 300-400 टीडीएस पानी होता है। अगर आपके घरों में नगर निगम का पानी आ रहा है तो 110 टीडीएस का पानी आता है। लेकिन यही जब आप बोतल वाली पानी पीते हैं तो लगभग 20 टीडीएस का पानी आप पीते हैं। तो क्या फर्क है टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड का। अब मैं आपको एक जनरल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। सपोज करो आप गांव के रहने वाले हैं, तो गांव में आप क्या करते हो, हार्ड वर्क करते हो, दिन भर क्या होता है, सनलाइट सन स्ट्रोक होता है, आपके बॉडी पे पड़ता है, तो क्या होता है, डिहाइड्रेशन ज्यादा होता है, तो वहां पे आपको टीडीएस ज्यादा जरूरी पड़ेगा। अगर आप एसी में रहते हो तो वहां पे टीडीएस क्या है, कम जरूरी पड़ेगा। इसीलिए एसी में रहने वाले इंसान हमेशा क्या होता है, बोतल का पानी पीता है। यही बोतल का पानी ले जाके गांव में किसान को पिला दो, काम नहीं कर पाएगा। काम क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि उतने उसको मिनरल्स नहीं मिलेंगे। ये बात समझ में आ रही है ना। तो बहुत बड़े कमाल है टीडीएस का। अगर आपके वाटर में टीडीएस है अच्छा, तो भी आप अच्छे से वर्कआउट कर पाओगे। अगर मान लो 400 टीडीएस का पानी पी गए तो फिर आप क्या करोगे, आपके अंदर मिनरल्स बहुत ज्यादा हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो उसके लिए आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। अब आप दिमाग में सोच रहे होगे, सर बहुत हाई भी नहीं हो सकता, बहुत लो भी नहीं हो सकता, तो कितना होना चाहिए। हमारे जैसे इंसान, आपके जैसे इंसान को, पढ़ने वाले बच्चों को कम से कम कितने 75 से लेकर 100 के बीच के टीडीएस को पानी को पीना चाहिए। यानी आप मान लीजिए 80, आप 80 टीडीएस का पानी पीजिए। कुछ ज्ञान मिला, बोलो। तो ये था एक्स्ट्रा नॉलेज आपके लिए। अब हम फिर कम बैक आते हैं अपनी केमिस्ट्री में। तो आपने ऑस्मोसिस समझा, बोलो, आरओ समझा, रिवर्स ऑस्मोसिस समझा, बोलिए हाँ या ना, एसपीएम समझा। यानी एसपीएम है क्या, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब ये दो टाइप का होता है एसपीएम, समझना। एक होता है नेचुरल, जो पुराने जमाने में भी लोग पानी छान के पीते थे। मान लीजिए आपके पास वाटर फिल्टर नहीं है, तो आप क्या करोगे, सिंपल सी कॉटन कपड़ा लोगे, पानी डाल के छान लोगे, तो किसका काम करेगा, एसपीएम का काम करेगा। यानी पहले पुराने जमाने में लोग स्किन का यूज करते थे। बात समझ में आ रही, स्किन का मतलब प्लांट स्किन यूज करते थे। दूसरा है आर्टिफिशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार बोल रहा हूं, ये बहुत ज्यादा 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 इंपॉर्टेंट है। तो आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एंट्रेंस एग्जाम में कि आर्टिफिशियल एसपीएम किसका यूज करते हैं, तो कॉपर फेरोसाइनाइड Cu2Fe6। तो देखो यहाँ पे सारे बात हमने यहाँ पे लिख रखा है आपके लिए। डेफिनेशन है रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, ठीक है। अब नेक्स्ट है एसपीएम। एसपीएम में दो इंपॉर्टेंट, कॉपर फेरोसाइनाइड, Cu2Fe6 आपको जरूर याद रखना है। बाकी ये नॉर्मल है, जो अभी मैंने आपको सारे चीज यहाँ पे बता दिए। ये समझ में आया, कोई दिक्कत हुआ, बोलिए हाँ या ना। अब इतनी बात आपको बेसिक समझ में आ गई होगी, तो आपको समझ में आ जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या, तो सिंपल क्या है, मिनिमम एक्सेस प्रेशर अप्लाइड टू द सॉल्यूशन। वर्ड पे ध्यान दो, ये बात समझ में आ गई, बोलो, क्लियर हुआ। एक हम और एक्सपेरिमेंट देते हैं आपके बुक की भाषा में। अभी मैंने कौन सी एक्सपेरिमेंट दिया, आपके घरों की भाषा में। चने को मैंने फुलाया, करेला को काटा, ठीक है। चलिए अब देखो क्या करते हैं, एक हम सॉल्यूशन लेते हैं और दूसरे को क्या देते हैं, सॉल्वेंट देते हैं। यहां एसपीएम लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, एसपीएम। यहां पे भी प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर देते हैं, यहां पे भी क्या देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर देते हैं। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए क्या, मिनिमम एक्सेस, वर्ड एक्सेस प्रेशर देना है, किसमें, सॉल्यूशन में। यानी अगर ये सॉल्यूशन है तो मुझे क्या देना पड़ेगा, एक और प्रेशर देना पड़ेगा, जिसका नाम क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी ओपी रिप्रेजेंट किसे किया जाएगा, पाई से। वो तो प्रेशर है ही है, आपने एक्सेस प्रेशर दे दिया सॉल्यूशन साइड में, किसके कंपैरिजन में, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। ये बात क्लियर है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर के कॉन्सेप्ट को आपने क्लियर कर लिया। अब इसको समझते हैं सबसे अच्छा, यानी
ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? तो आप बुक खोलेंगे तो वहां पे लिखा है बर्कले एंड हर्टेले मेथड। कौन सा मेथड याद रखना है, और एंट्रेंस एग्जाम वाले बच्चे जरूर इस पे टिक करेंगे। सबसे ज्यादा सुपीरियर मेथड कौन सा है? बर्कले एंड हर्टेले मेथड है। अब आप सोच रहे हैं सर क्यों है, कैसे है, सारे डिटेल हम आपसे बात करने जा रहे हैं। तो हम बात करेंगे बर्कले एंड हर्टेले मेथड। ये जो होता है सुपीरियर मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है? सुपीरियर होता है, यानी सबसे अच्छा मेथड होता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है क्यों होता है? अब इसको समझने के लिए सिंपल मैं आपको एसपीएम बनाकर दिखाता हूं, बहुत आसान से समझिएगा आप लोग, ठीक है। अब इसने क्या किया कि एक क्या है, आयरन का ब्लॉक लिया। देखो इसमें स्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं देना है, कोई मतलब का नहीं है, बस आपको समझाने के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा दिया? थर्मोमीटर लगा दिया, यहाँ पे हॉपर लगा दिया पानी, यानी कुल मिला के मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ ये एसपीएम डाला। यहाँ पे क्या लगाया? एसपीएम लगाया। अब इसी एसपीएम को समझने के लिए मैं इस कपड़े की हेल्प से आपको समझाता हूँ। देखो बेटा बहुत ध्यान समझना। मान लो ये हम मान के चलते ये रूमाल है, ठीक है, ये रूमाल है। ऐसे हम देसी स्टाइल में पानी छान लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझना, इस कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है। अब ऊपर से आप पानी डाल रहे हो, यहां से आप क्या कर रहे हो? पानी डाल रहे हो। तो ये इस पे जब प्रेशर पड़ेगा, हाँ या ना? प्रेशर पड़ेगा, और जब भी प्रेशर होता है तो टेम्परेचर हमको क्या मिलता है? फ्री में मिलता है। तो इसमें प्रेशर ये नीचे जाएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे, बार बार क्या होगा? एसपीएम खराब हो जाएगा। क्या खराब हो जाएगा? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन खराब हो जाएगी, बार बार चेंज करना पड़ेगा। लेकिन बर्कले एंड हर्टेले ने ऐसे कॉन्सेप्ट लगाया ताकि बार बार हमको एसपीएम चेंज करना ना पड़े। ऊपर से आप प्रेशर डाल रहे हो तो ये नीचे दबेगा, जैसे ही प्रेशर फिर ऊपर आएगा, ऊपर नीचे करने से एसपीएम क्या हो जाएगा? फट जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस एसपीएम को बचाने के लिए इसने क्या कर दिया? ये क्यों सुपीरियर हुआ? वर्ड पे ध्यान दो। आप ऊपर से लगा रहे हो, देखो यहां पे ऊपर से आप क्या दे रहे हो? कौन सा प्रेशर दे रहे हो? एक्सटर्नल प्रेशर दे रहे हो। और ये क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। दोनों को इसने क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया। इसीलिए एसपीएम में कोई स्ट्रेन नहीं हुआ। पहला कॉन्सेप्ट आपने सीखा। दूसरा चीज, इसके कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर दिया? इक्वल कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। वर्ड पे ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट। यानी ऊपर का प्रेशर नीचे के प्रेशर इक्वल कर दिया तो एसपीएम पे कोई इफेक्ट, कोई स्ट्रेन नहीं होगा। कंसंट्रेशन को क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया। ये बात समझ में आ गई? तो दो इंपॉर्टेंट यहां से आपने कॉन्सेप्ट सीखा। क्यों ये मेथड सबसे ज्यादा सुपीरियर है? तो फर्स्ट पॉइंट, इसमें क्या किया आपने? एक्सटर्नल प्रेशर आर balanced by osmotic pressure so that no strain on the membrane। ये बात समझ में आया प्यारे बच्चों? बोलो। यानी दोनों प्रेशर को क्या किया? बैलेंस कर दिया तो स्ट्रेन नहीं होगा। दूसरी कॉन्सेप्ट इसमें क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन को क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया, फिक्स्ड कर दिया। ये बात समझ में आ गई? अब ये तो क्यों हुआ? अब बात आ गई डेरिवेशन की, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो अब आपने क्या सीखा? ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? टेम्परेचर। दूसरा चीज आपने क्या सीखा? ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। यानी कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया। टेम्परेचर को भी क्या कर दिया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑस्मोटिक प्रेशर को कर दिया, जिससे एसपीएम खराब नहीं हुआ। इसीलिए मेथड क्या है? सुपीरियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो दोनों को मिला दो तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या मिला? सीटी। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या मिला? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सीटी। अब हटाओगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है? एक कांस्टेंट आ गया आर, और आर आप जानते हो क्या होता है? बोलो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। पाई इक्वल टू क्या मिला? CRT। एक आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनकर यहां आ गया। यहां पे क्या है? आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट।
अब इसके लिए मैंने आपको बता रखे हैं 3 वैल्यू होते हैं, 0.082 लीटर एटीएम केल्विन मोल, 8.31 आपको पता है, और 2 कैलोरी के फॉर्म में। क्लियर है, बहुत सही, आपको याद है। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट मिल गया। अब सेकंड इंपॉर्टेंट यहां पे हम बात करने जा रहे हैं। अब ध्यान समझना, पाई यानी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या मिला, सी क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन। यहां पे सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन ही क्या होता है, मोलारिटी। क्या होता है, बोलो, मोलारिटी। और मोलारिटी क्या होता है, जल्दी बताओ, मोल बाई लीटर, यानी NYV। ये आप पढ़े हैं, ठीक है। अब इसको यहां पे रखो, C यानी मोल बाई वॉल्यूम इन लीटर इंटू क्या मिला, RT, यानी इसको यहां पे क्या मिला, पाई V इक्वल टू NRT। ये आपके लिए एक और स्टार मिल गया, यानी ये इक्वेशन को बोला गया वांट ऑफ इक्वेशन। क्या बोला गया बच्चों, वांट ऑफ इक्वेशन, यानी वांट ऑफ इक्वेशन ऑफ किसके लिए, फॉर वोलेटाइल सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है, वांट ऑफ इक्वेशन। अब इसको याद रखने के लिए मैं आपको क्लास 11th 10th में आइडियल गैस इक्वेशन आप जानते होंगे। आइडियल गैस इक्वेशन ये कैसा सिमिलर है, बोलो, सिमिलर टू आइडियल गैस इक्वेशन। कैसे याद रखोगे, आइडियल गैस इक्वेशन, और आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इक्वल टू NRT। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, यानी वहां पे नॉर्मल प्रेशर होता था, नॉर्मल प्रेशर यानी P, यहां पे सिंपल कौन सी प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी रिप्रेजेंटेशन को चेंज कर देना है। PV इक्वल टू NRT, सिमिलर इक्वेशन क्या है, पाई V इक्वल टू NRT। कोई दिक्कत नहीं, याद हुए। ऑस्मोटिक प्रेशर का एक्सप्रेशन क्या है, बोलिए, पाई इक्वल टू CRT बोलो, या पाई V इक्वल टू NRT बोलो। कोई दिक्कत नहीं। अब एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं, फॉर न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल्स में लिखिए क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी यानी D। ऑस्मोटिक प्रेशर डेंसिटी के टर्म में क्या होगा, ये भी मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाली चैप्टर में बताया था। अगर याद होगा तो सिमिलर आप इसे कोरिलेट कर सकते हैं। चलिए, नहीं याद है, मैं आपको बताता हूं। यहां पे क्या मिला आपको, बताइए, पाई V इक्वल टू NRT, और हम लोग जानते हैं N क्या होता है प्यारे बच्चों, मोल। मोल क्या होता है, वेट यानी मास, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, RT। अब इसको इधर खिसका दो, यहां पे क्या मिला, पाई V यानी मोलर मास, इधर लिखो मोलर मास, क्या मिला, वेट, W, डिवाइड बाई, देखो यहां पे V को नीचे ले जाओ, V को ले आया, RT बाई क्या, बोलो यहां पे पाई, तो आपको सिंपल क्या मिल गया, बोलिए, और वेट बाई वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। यानी सिंपल आपको मिला मोलर मास इक्वल टू DRT बाई पाई। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि मोलर मास, ऑस्मोटिक प्रेशर और डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है। तो वहां पे आपने क्या पढ़ा था, DRT बाई P पढ़ा था, और यहां पे सिंपल आपको क्या पढ़ लेना है, पाई लगा देना है। तो सिमिलर वही फॉर्मूले हैं, P के जगह पाई कर दीजिएगा। याद हो गए, कॉन्सेप्ट समझ में आया। मोलर मास निकालना है या ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है तो DRT बाई पाई के टर्म में आप मोलर मास निकाल सकते हैं। बाकी यह था ऑस्मोटिक प्रेशर का एक्सप्रेशन। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आपको 3 टर्म्स आपको डिस्टर्ब करेगा, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। अब आपके मूड को समझाता हूं। आप जब आपका मूड खराब होता है तो हाइपर नहीं बोलता है, अरे तू हाइपर क्यों हो रहा है यार, इसका मतलब आप कैसे हैं, गुस्से में हैं। गुस्सा जब आपका ठंडा हो जाता है तो हाइपो, यानी सब मोहमाया है। और जब बैलेंस आपकी लाइफ है तो कैसा है, आइसोटोनिक, यानी जब आप गुस्से में हो यानी ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो तो हाइपरटोनिक, जब आपका गुस्सा कम हो यानी ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो हाइपोटोनिक, यानी सब मोहमाया है, यानी बैलेंस है आइसोटोनिक। समझ में आया। चलिए, तो यहां पे हम सॉल्यूशन टर्म्स की बात कर रहे थे, तो यहां पे हम लोगों ने क्या सीखा, आइसोटोनिक। दूसरा वर्ड क्या सीखा,
हाइपोटोनिक, और तीसरा वर्ड क्या सीखा, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। अब कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आपको क्या सिखाया बच्चों बताओ, आइसोटोनिक का मतलब सेम टेम्परेचर पे सेम प्रेशर, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर, कोई दिक्कत नहीं, यानी π1 इक्वल टू π2, बस ये कॉन्सेप्ट आपको यूज कर लेना है। यानी अगर दो इक्वेशन दिया है तो सिंपल एक π1 को दूसरे π2 के साथ इक्वल करो और जो उसमें अननोन है फाइंड आउट कर लो, न्यूमेरिकल आपका सॉल्व। अब देखो यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कम है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कम है, यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है बच्चा बताओ, ज्यादा है। क्लियर हो गया, बोलो। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। अब आपके ह्यूमन आरबीसी, आपके ब्लड में कितना परसेंट NaCl है, 0.9%, बाई वेट 0.85 बोल सकते हो, किसी किसी बुक में मिलेगा। लेकिन अगर ज्यादा बढ़ गया तो बीपी, गुस्से में आ जाओगे, कम हुआ तो भी बीपी, यानी उसको बैलेंस बनाओगे तभी वो क्या है, आइसोटोनिक। यानी एक एग्जांपल के थ्रू आप सीखो, इन ह्यूमन आरबीसी अगर आपकी 0.9% NaCl है, 0.9% NaCl है, तो आप कैसे हैं, आपका मूड ठीक है। अगर ये बढ़ गया 0.9% से बढ़ गया तो मूड हो गया खराब, एग्जाम चलिए ठीक है। अगर कम हुआ तो भी आप डिस्टर्ब हो गए। यानी इन दोनों के केस में इसके और इसके केस में ये क्या आपकी बढ़ गई, बीपी, ब्लड प्रेशर, कयामत आ जाएगी हैं, ऐसे ही बोलते हो आप लोग। यानी बीपी बढ़ गई, दिमाग खराब हो गया, बात समझ में आ रही है। तो ये था ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बात करने जा रहे हैं थर्ड, बीपी। कौन सी बीपी, आपकी बीपी की बात नहीं करने जा रहे हैं, केमिस्ट्री वाली बीपी की, यानी बॉइलिंग पॉइंट की बात करने जा रहे हैं। तो नंबर नेक्स्ट है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट यानी बीपी, ये बीपी क्या है, केमिस्ट्री वाला बीपी है। अभी थोड़ी देर आप क्या पढ़ रहे थे, ठीक है। अब बताओ एलिवेशन का मतलब क्या होता है। एलिवेशन का मतलब उछलते कूदते, जैसे आपको कोई उपलब्धि मिल गई, ऐसा करेगा तोड़ देंगे फोड़ देंगे एकदम, आ रही बात समझ में, तो आप एलिवेट कर रहे हो, उछल कूद रहे हो, मस्ती में हो। अब बीपी, बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल एक्सपेरिमेंट समझाता हूं, ठीक है। चलो आपके किचन में भी चलता हूं, फिर दोबारा आप क्या करोगे, वो याद करो RLBP वाली कॉन्सेप्ट। पानी गर्मा रहे थे दो बर्नर में, दोनों सेम में क्या हो रहा था, स्टीम बन रहा था। कॉन्सेप्ट को समझना, स्टीम बन रहा था, हाँ। तो आपने नमक डाल दिया था, हाँ, तो वेपर बनना क्या हुआ था, कम हो गया था। बात समझ में आ रही है। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात कैसे करें, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है बताओ, द टेम्परेचर एट विच क्या, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू बताओ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। यानी लिक्विड कैसे आप किए थे, फिर से कॉन्सेप्ट समझो। आपने यहां पे कोई केतली लिया हुआ है, नीचे आप क्या दे रहे हो, हीट। देखो इसी कॉन्सेप्ट को डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे, इसीलिए एक एक कॉन्सेप्ट, आपके घर वाली कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। आपने क्या किया, कोई कंटेनर लिया, कंटेनर को आपने क्या किया दिया, बोलो हीट दिया, यानी आसान भाषा में टेम्परेचर दिया, पानी बॉयल हुआ, पानी बॉयल होने के बाद स्टीम बना और वही स्टीम बाहर निकल रहा है और उसी में आपने नमक डाल दिया, तो सॉल्यूशन क्या हुआ, कम हो गया। ये बात समझ में आ गई, सॉल्यूशन क्या हुआ, कम हुआ, और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा था। ये दो बात दिमाग में फिट हुआ इस कॉन्सेप्ट से। यानी लिक्विड का, यानी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ गया, दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर है बच्चों, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बात समझ में आ रही है। अब यहां पे दो कॉन्सेप्ट आपने सीखा हुआ है, यानी पहली बात तो बॉइलिंग पॉइंट, जैसी आप
कॉन्सेप्ट याद है? आपने टेम्परेचर दिया, हीट दिया, पहले सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा बन रहा था, जैसे ही नमक डाला वेपर प्रेशर कम हो गया। इसका मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा किसमें? जब टेम्परेचर बढ़ रहा था। लेकिन जब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कब? जब टेम्परेचर बढ़ रहा था। यही दो कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपने क्या किया, बोलिए प्यारे बच्चों। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाला, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब मैं आपको सेकेंड वीडियो लेक्चर में बता रहे, यूरिया डाल दो, नमक डाल दो। क्लियर हुआ? अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। यहां पे कोई दिक्कत? सेम वही कॉन्सेप्ट है जो आपने घरों में यूज किया है। अब देखो यहां पे, अब इसको समझने के लिए बॉइलिंग को हमने क्या, वेपर प्रेशर यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के बीच ग्राफ को ड्रॉ करने जा रहे हैं। अब जो जो आपने सीखा है इस ग्राफ में ड्रॉ करो। यानी यहां पे हमने लिया है वेपर प्रेशर और यहां पे हमने लिया है बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? ये हमारा है ओरिजिन। और ये देखो, यानी बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी यहां पे कितना है? 1 atm। ये बात समझ में आया एक्सपेरिमेंट से? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। अब आपने क्या किया? पहले क्या था? सॉल्वेंट, टेम्परेचर बढ़ रहा था, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ रहा था, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही नमक डाला सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हुआ? कम हो गया। यानी ये पॉइंट क्या है? सॉल्वेंट का पॉइंट है और ये पॉइंट किसका है बेटा? सॉल्यूशन का पॉइंट है। कोई दिक्कत नहीं। अब सॉल्वेंट ज्यादा था, सॉल्यूशन कम था, उसके बीच का डिफरेंस है, उसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी डेल्टा टीबी। थोड़ी देर पहले रिप्रेजेंटेशन आपको सिखाया था। यानी ये क्या है? ये बताओ, ये है सॉल्वेंट यानी टीबी नॉट, इसका नाम हमने क्या दे दिया? टीबी। यानी यहां पे ध्यान देना, यही इंपॉर्टेंट है। टीबी नॉट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा यही डिस्टर्ब करता है। उस समय आप भूल जाते हो टीबी नॉट लूं या टीबी, इसलिए ध्यान देना। ये टीबी क्या है बताओ? बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यानी टीबी को हमने सॉल्यूशन बोला है और टीबी नॉट को प्योर सॉल्वेंट वाली बॉइलिंग पॉइंट बोला है। और इसके बीच का डिफरेंस यही क्या होता है? डेल्टा टीबी होता है। ये बात समझ में आ गई? ग्राफ समझ में आया? ग्राफ को रटना नहीं है, समझना है कॉन्सेप्ट को पानी गर्मा कर आपके घर वाली स्टाइल में। ठीक है, आ जाओ इधर। यानी यहां पे आपने क्या देखा? टीबी इज ग्रेटर देन क्या है? टीबी नॉट। हेंस अगर डेल्टा टीबी की बात करें, डेल्टा टीबी यानी डेल्टा टीबी क्या है? डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या बोलेंगे इसको? डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या मिलेगा मुझे? टीबी माइनस टीबी नॉट। इसी को क्या बोलते हैं? बोलो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कोई दिक्कत? यानी पहले वेपर प्रेशर बन रहा था सॉल्वेंट के केस में ज्यादा, जैसे ही नमक डाल दिया सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर कम बनेगा। जो बीच के डिफरेंस होगा उसी को हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डेल्टा टीबी किस बात पे डिपेंड करता है? मोलालिटी। ये क्या है बेटा? मोलालिटी। मोलालिटी। अब मोलालिटी आप क्लास 11 में बहुत बार पढ़ा रखे हैं। ठीक है, वहां से आप समझ लेना। मोलालिटी मोल बाई क्या है? मास ऑफ क्या? सॉल्वेंट। किसमें? केजी में। खुद से करना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे डेल्टा टीबी इक्वल के बी, एक कांस्टेंट आ गया, इंटू एम। ये फॉर्मूला आपके लिए बनकर आ गया, इसको याद रखना है नींद में। ठीक है, अब के बी क्या है? मोलल, मोलल क्यों? मोललिटी है ना, मोलल इलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? मोलल इलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसको बोलते हैं इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। इब्लियोस्कोपिक
कांस्टेंट, यूबलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलो या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। एलिवेशन का मतलब उछल कूद रहा है, ठीक है ना, आप मूड में है अभी, ठीक है। आइए, तो इसको डेल्टा टीवी क्या होता है, केवी इंटू एम होता है। कोई दिक्कत बोलो, समझ में आया, न्यूमेरिकल हो जाएगा। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर ये केवी का वैल्यू होता है, कांस्टेंट है तो क्या वैल्यू होता है, हाँ, इन केस ऑफ वाटर, इन केस ऑफ वाटर, वाटर के केस में इसकी वैल्यू होता है 0.52 केल्विन केजी बाई मोल, यानी 0.52, किसी बुक में 0.53 मिलेगा। अब आप सोच रहे हो कि सर इसका वैल्यू कैलकुलेट कर, यस कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल आपको निकालना है आरटीवी, क्या, आरटीवी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या निकालना 1000 और इनटू क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट और एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। अब बात आ गई सर ये हम कहां पढ़े हैं, थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11th, ठीक है। मैं आपको फॉर्मूला देता हूं, लेकिन ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, मेडिकल और इंजीनियरिंग वाले बच्चों को, बोर्ड वाले स्टूडेंट को दिया जाता है। आपको डायरेक्ट वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करना है, डायरेक्ट एक बार तो क्वेश्चन पूछ लिया था, वाटर का बताओ केवी का वैल्यू कितना, तो 0.52, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात। इधर देखो यूनिट्स क्या होता है, अभी मैंने आपको बता दिया, कहां से निकाला जाता है केवी का वैल्यू और कितना आता है वो भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट और लास्ट, किसकी, डिप्रेशन। जब कोई चली गई तो आप कैसे हो जाते हो, डिप्रेस। और डिप्रेशन का मतलब है सब मूड खराब, ठीक है। अब समझना, दूसरा वर्ड है फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट यानी सिंपल सी बात है, आपके घरों में फिर से चलते हैं, फ्रीज का एग्जांपल लेते हैं। फ्रीज में आप आइस कैसे जमाते हो, लिक्विड को लिया, यानी सिंपल लिक्विड को लिया और यही लिक्विड किस में आ गया, आइस में आ गया, यानी यहां आइस क्या है, सॉलिड है, और लिक्विड यहां पे क्या है प्यारे बच्चों, वाटर है। यानी लिक्विड आइस में कन्वर्ट होने जा रहा है, यानी फ्रीज होने जा रहा है, जमने जा रहा है, यानी वहां का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। वहां का टेम्परेचर, फ्रीज का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है ना, तो इसीलिए हमने यहां पे कौन सा वर्ड यूज करते हैं, डिप्रेशन यूज करते हैं। आगे बात समझ में, बोलिए हाँ या ना। अब इसी कॉन्सेप्ट को आपको सीखना है, यानी जो जो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं वही एग्जाम्पल आपको यूज करना है, तभी आपको केमिस्ट्री समझ में आएगा, नहीं तो बुक का रट्टाफिकेशन आपके साथ हो जाएगा। यहां पर मैं कहा डिप्रेशन हो रहा है, यानी टेम्परेचर कम हो रहा है, जब क्या, लिक्विड आइस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए यानी अब बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है सर। तो फ्रीजिंग पॉइंट कहने का मतलब बताओ, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, यानी जो हमारा क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम में आ गए, तो वो क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। यानी सिंपल फ्रीजिंग पॉइंट समझने के लिए आपने क्या किया बताओ, वेपर प्रेशर किसका, सॉलिड किसके, लिक्विड को इक्वल कर दिया। कोई दिक्कत हुआ, बोलिए, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वेपर प्रेशर को, यानी सिंपल सी वेपर प्रेशर के साथ लिक्विड चेंज हो रहा है सॉलिड में, तो यहां पे टेम्परेचर डाउन हो रहा है, यानी सिंपल वेपर प्रेशर और हम किसके बीच, टेम्परेचर। अब यहां पे कौन सा टेम्परेचर है, वहां से एलिवेशन वाला टेम्परेचर था जिसको हमने बॉइलिंग पॉइंट बोला था, यहां पे कौन सा पॉइंट बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। आगे बात समझ में, ठीक है। देखो यानी सिंपल सी बात है, यानी जो यहां पे होगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए आप जैसे डिसॉल्व करोगे टेम्परेचर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इस कॉन्सेप्ट को समझना, इसका डायग्राम हम बना के आपको दिखाते हैं, किसके बीच, सिंपल देखो यहां पे लिखा हूं मैं, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन और किसके बीच, प्रेशर के, यानी फ्रीजिंग पॉइंट के बीच। देखो यहां पे डायग्राम को समझना, यहां पे हमने, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम को समझना, बहुत लिखा हुआ तो कहीं भी मिल जाएगा यार, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझना, डायग्राम को समझना, यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एग्जाम में रट कर जाते हो, अच्छा ऐसे आया था, ऐसे आया था, ऐसे आया था, हो गया, चलो ठीक है। ये क्या था, वेपर प्रेशर। ये बताओ फ्रीजिंग पॉइंट, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहां पे क्या लिए थे हम लोग, 1 atm प्रेशर,
यानी यही हमारा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हमारा क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो, अब आप क्या किए, स्टेप बाय स्टेप पानी को लिया, आप भी ले लो ना, पानी को लिया फ्रिज में लेके गए, यानी पानी को लिया फ्रिज में लेके गए, यानी यहां पे क्या है? लिक्विड सॉल्वेंट। पानी को लिया फ्रिज में लेके गए। अब क्या तुरंत जम जाएगा? नहीं, समय। अब पानी यहां से धीरे धीरे, वर्ड पे ध्यान दो, धीरे 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 सॉलिड में आना शुरू करेगा। यानी यहां लिक्विड है और ये कैसा है? सॉलिड सॉल्वेंट है। ये है सॉलिड सॉल्वेंट। पानी को लिया, पानी धीरे 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 सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू कर दिया, यानी एक ऐसी पॉइंट आई होगी जहां पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ होगा, यानी सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, पानी चेंज हो रहा है, तो दोनों के बीच एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ होगा, लिक्विड चेंज होने जा रहा है। बात समझ में आ रही है? अब यही सॉलिड सॉल्वेंट हमारे लिए फाइनल जब बन जाता है तो ये क्या बनता है? सॉल्यूशन। क्या बनता है बेटा? सॉल्यूशन। यानी यहां पे दो हमको टेम्परेचर मिल रहा है। ये क्या है? प्योर सॉल्वेंट, यानी TF0, और ये क्या मिला? सॉल्यूशन, यानी यहां पे मिला TF। यानी TF जो है वो क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग टेम्परेचर किसका? बोलो। और TF0 क्या है? प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। ये है प्योर सॉल्वेंट, गड़बड़ मत करना भाई, प्योर सॉल्वेंट है। और ये क्या है? बोलो। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। नॉट जब भी लगाऊंगा तो आप समझना क्या है? प्योर सॉल्वेंट है। ये दिमाग में फिट हुआ? ठीक है। यानी TF0 ज्यादा है, TF कम है, और इसके बीच को जो कंपैरिजन होता है यही होता है डेल्टा TF, यानी डिप्रेशन इन, इसको क्या बोलेंगे? डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब देखो टेम्परेचर कम हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आया समझ में? बोलिए, क्लियर है? यानी यहां पे आपने देखा TF0 ज्यादा है TF से, यानी डेल्टा TF अगर आपको निकालना है तो TF0 माइनस TF, यानी आप क्या देख रहे हो? जो आपने एलिवेशन में सीखा था बॉइलिंग पॉइंट में यहां उल्टा हो गया। बात समझ में आ रही है? यहां क्या हो गया? TF0 बड़ा है। क्लियर हुआ? ये बात समझ में आ गई। दूसरा चीज, डेल्टा TF क्या होता है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? मोलालिटी। आगे बढ़ते हैं और इस डायग्राम को मैं आपको अच्छे से दिखाता हूं। देखो, ये डायग्राम आपके लिए मैंने बना के लाया है। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे है, जहां पे सॉलिड और लिक्विड दोनों क्या है? कोएग्जिस्ट करता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। यानी यहां पे डेल्टा TF एक कांस्टेंट आएगी, जैसे वहां क्या था? KB, तो यहां पे क्या आ जाएगा? KF। क्यों? क्योंकि यहां पे फ्रीजिंग पॉइंट है, इनटू मोलालिटी। अब बात आ गई है, सर KF क्या होता है? तो क्या बोलोगे? मोलल, बोलो 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 बोलो, डिप्रेशन। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर बोलोगे इसको बोला जाता है क्रायोस्कोपिक, वाई है ये, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब आप सोच रहे हो सर इसका भी वैल्यू होता? हाँ होता है। इन केस ऑफ वाटर, याद रखना, जब भी हम सॉल्वेंट की बात करते हैं तो 99.999% हम लोग क्या लेते हैं? पानी ही लेते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। ऑयल नहीं लेके, जब बोलेगा तब देखा जाएगा, फिर हमको पूरी वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? KF का 1.86 केल्विन kg/मोल। अब आप सोच रहे हो कि क्या सर इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हो। जैसे अब लास्ट में अभी फॉर्मूला बताया था, सेम इसके लिए भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। देखो यहाँ RTF0 का स्क्वायर 1000 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कितना वैल्यू होता है? 1.86 वैल्यू होता है। ये सिंपल आप यूज कर सकते हो। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। अब बात आ गई है
एक क्वेश्चन बहुत पहले पूछा गया था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का यूज कहां कहा जाता है? तो याद रखना एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एथिलीन ग्लाइकोल। देखो यहां पे है एथिलीन ग्लाइकोल, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। और दूसरा है मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन रोड में हम लोग क्या डालते हैं? NaCl और CaCl2। अब आप सोच रहे हो कि सर ये एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्या है? चलो मैं आपको हिल स्टेशन पे लेके चलता हूं। कभी आप टूर पे गए होंगे तो जब मौसम क्या होता है, जब ठंड वाली मौसम होती, बहुत खतरनाक जहां ठंड होता है, ठीक है, तो आगे एक रेडिएटर होता है जहां पे क्या पानी को डाला जाता है, जिससे गाड़ी क्या होता है, कूल होता है, गाड़ी को ठंडक प्रदान करता है, नहीं तो गाड़ी आपकी फट जाएगी। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, जम जाता है, पानी ही जम जाएगा तो भाई गाड़ी क्या सीज हो जाएगी, गाड़ी चलेगी नहीं, हीट होने लगेगा, गाड़ी बंद हो जाएगी। तो उसी में एंटी फ्रीज, उसके हम जब पानी डालते हैं ना, उसमें क्या एथिलीन ग्लाइकोल डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, वो लिक्विड को मेंटेन रखता है। बात समझ, इसीलिए इसको बोलते हैं एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। अब रोड साफ करना है, नेक्स्ट हमने लिखा है रोड को अगर क्लीन करना है तो क्या, हाँ थोड़ा ये क्या नाम है, फावड़ा लेके साफ करोगे, कितना रोड साफ करोगे, तो उसकी जगह हम लोग क्या डालते हैं, NaCl CaCl डाल देते, आसानी से रोड क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, जहां पे बर्फबारी होती है। बात समझ में आ रही है? तो इसका दो यूज है, एंटी फ्रीज और दूसरा रोड को क्लीन करने में, जब क्या है, बर्फबारी हो जाए। क्लियर हुआ? बात समझ में आ रही है? फर्स्ट वीडियो बहुत देसी एग्जांपल, सेकेंड वीडियो में भी मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया, थर्ड वीडियो आज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। तो ये सारे चीज आपको अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। बात समझ में आ रही? और थोड़ा मेहनत भी होता है यार, तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट वीडियो में, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर।